हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लेक्चर्स के सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट जो कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम कुछ ऐसे रूल पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, चाहे वो सेफ्टी हो या फिर कोई भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सेटअप हो, उसके लिए हर चीज़ों के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आईई रूल के बारे में। आईई का मतलब क्या हुआ? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ सेफ्टी के लिए रूल बनाए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं आईई रूल। द रूल्स रिगार्डिंग द सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन and use of electrical installation, plants, equipments are framed by Central Electricity Board। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके द्वारा इंस्टॉलेशन, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, किसी भी इलेक्ट्रिकल प्लांट, मशीनों में, कंस्ट्रक्शन में, सभी में सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम कहेंगे आईई रूल। आईई रूल जो है पहली बार अस्तित्व में कब आया था? 1922 में, और इसमें दो बार सुधार किए गए हैं 1937 और 1956 में। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि आईई रूल क्या है और वो किसके द्वारा बनाया गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। अब आईई रूल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों बनाया गया है आईई रूल को? टू रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर एंड कंज्यूमर। इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर और कंज्यूमर जो उसका उपयोग कर रही है इलेक्ट्रिसिटी का, उन दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाने के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को बनाया गया है। सप्लायर के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सावधानियां रखी जानी चाहिए। उसके साथ ही साथ जो उसके उपयोग करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, उनके द्वारा भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उन्हें कोई भी तरीके का क्षति न पहुँचे। सेकंड है टू मेक द जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज सेफ एज पॉसिबल। कहीं से भी जनरेशन, जहां इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है, उसका ट्रांसमिशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको जगह जगह पर सभी घरों में या फिर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी का जो उपयोग है वो जितना सेफ हो सके, जितना सुरक्षित हो सके, इसके लिए आईई रूल बनाया गया है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, इंडिया को प्रॉपर चलाने के लिए उसमें संविधान में कुछ रूल्स बनाए गए हैं संविधान के द्वारा। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में भी एक सेफ्टी रखने के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का सेफली यूज़ कर पाए जो उपयोग करता है वो, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि आईई रूल के अंतर्गत आएंगे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में बहुत सारे चैप्टर हैं, तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग ग्रुपिंग किया गया है रूल्स का, जिसमें अलग अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि चैप्टर 1 में रूल नंबर 1 से लेकर 3 तक के है। चैप्टर नंबर 2 में रूल नंबर 4 से 10 तक है। ये बस जानना है आपको, ये याद नहीं रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट रूल हैं जिन्हें बस हम याद रखेंगे। बहुत सारे रूल हैं तो सारे रूल्स को याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल को याद रखना है। कौन कौन से रूल्स को याद रखना है ये मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगी। आप पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन सा एरिया है जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रूल बनाया गया है। चैप्टर 3 है रूल नंबर 11 से 28 जो कि लाइसेंस से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 रूल 29 to 46 सेफ्टी, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब जो सामान्य हम लोग को सुरक्षा और सावधानियां रखनी चाहिए उसके लिए रूल्स 29 से 46 तक के बने हुए हैं। चैप्टर नंबर 5 रूल 47 to 59 जनरल कंडीशन रिलेटिंग टू सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी, सप्लाई के लिए और एनर्जी के यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशन बनाए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 में है रूल 60 to 62, 60 से 62 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन सिस्टम एंड एपरेटस फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज। उसके बाद आगे है 63 से 73 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स सिस्टम एंड एपरेटस फॉर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस।
हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए रूल्स यहाँ पर बने हुए हैं 63 से 73 के बीच। ओवरहेड लाइंस के लिए 74 नंबर से 93 तक के कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए 94 से 108 108 और कुछ एडिशनल जो है प्रिकॉशन जो कि माइंस और ऑयल फील्ड से रिलेटेड हैं, ये सभी 109 से 132 तक हैं। उसके बाद लास्ट में आता है मिसलेनियस 133 टू 143। तो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में टोटल 143 रूल्स हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हमको पढ़ने हैं। इन सारे रूल्स को एक एक करके देखेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स है। जो रूल नंबर 1 है वहाँ पर टाइटल लिखा गया है। उसी तरीके से रूल नंबर 2 है, वो क्या रूल है, डेफिनीशन के बारे में। हमारे जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स यूज़ होंगे, जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, वो क्या क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा एक डेफिनीशन है। जैसे एम्पियर है तो एम्पियर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। बेयर क्या चीज़ है, केबल क्या होता है, केबल जो है एक इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर है होता है। तरीके से जो डेंजर है वो क्या होता है, डेंजर का मतलब खतरा। कहीं पर भी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से खतरा रहता है वहाँ पर डेंजर का साइन बोर्ड लगता है। तो इस तरीके से कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट रूल्स को। पहला रूल हम देखते हैं कलर कोड से रिलेटेड। कलर कोड से रिलेटेड क्या रूल है, हम कलर कोड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रूल देखते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द्वारा, जो कि निर्धारित किया गया है। हमें अगर कोई भी कनेक्शन करना है सिंगल फेज़ में, तो एक फेज़ और एक न्यूट्रल वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम फेज़ वायर में रेड कलर का वायर यूज़ करते हैं और न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक कलर का वायर यूज़ करते हैं। रेड और ब्लैक मतलब यहाँ पर न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक और फेज़ वायर के लिए रेड। और उसके साथ अगर हमें ग्राउंडिंग करना है तो उसके लिए हम ग्रीन कलर का वायर यूज़ करते हैं। पर अगर हमारे पास 3 फेज़ हैं तो हमें 3 फेज़ लाइंस को अलग अलग रंगों में दर्शाना होगा, ताकि हम अलग अलग रंगों से ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से कलर का वायर कौन से फेज़ के लिए गया है। तो यहाँ पर 3 फेज़ के लिए 3 कलर चूज़ करते हैं, RYB। RYB, R फॉर रेड, Y फॉर येलो, B फॉर ब्लू। 3 फेज़ का जो सीक्वेंस है वो भी इसी तरीके का होता है। RYB 3 फेज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो तीनों फेज़ जो है एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट रहता है तीनों में। 120 डिग्री का तीनों में फेज़ का अंतर रहता है, 120। तो R, Y और B इस तरीके से तीनों वायर का एक दूसरे से 120 डिग्री का फेज़ में डिफरेंस रहता है। ये हो गया हमारा कलर कोड से रिलेटेड रूल, जिसमें ये बताया गया है कि अलग अलग फेज़ के लिए न्यूट्रल वायर, अर्थिंग, हर किसी के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम अलग अलग रंगों के तारों का यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा कलर कोड रिलेटेड रूल। इसके बाद देखते हैं अर्थिंग से रिलेटेड कुछ रूल नंबर 33, 67, 82 एंड 90। ये जो रूल है ये अर्थिंग, क्रॉसिंग ऑफ लाइंस और गार्डिंग से रिलेटेड है। तो अगर अर्थिंग के लिए IE रूल पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में, या फिर अर्थिंग के लिए IE रूल लिखने के लिए आता है, तो हम अर्थिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पहला रूल देखते हैं अर्थिंग के लिए। द न्यूट्रल पॉइंट शुड बी अर्थड बाय नॉट लेस देन 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट अर्थिंग हैविंग देयर ओन इलेक्ट्रोड। जो न्यूट्रल पॉइंट है उसे क्या होना चाहिए, कम से कम 2 अलग अलग पॉइंट से अर्थड होना चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। हैविंग देयर ओन इलेक्ट्रोड्स एट द जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन, और C है at any other point if required, provided that no interference of any description is caused by such earthing। जनरेटिंग स्टेशन पे अर्थिंग करना चाहिए, सब स्टेशन पे, और जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ पर अर्थिंग प्रोवाइड करना चाहिए। टू अवॉइड द इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन्स, न्यूट्रल शुड बी अर्थड थ्रू अ सुटेबल इम्पिडेंस।
कम्युनिकेशन लाइन में कोई भी इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन लाइन में कोई भी इंटरफेरेंस को रोकने के लिए न्यूट्रल को क्या करना चाहिए, एक सूटेबल इम्पिडेंस मतलब एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के अर्थिंग प्लेट के थ्रू अर्थ करना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन लाइंस में जो है अर्थिंग की वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अर्थिंग के रूल्स बताने के पहले एक बार मैं अर्थिंग के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ, ताकि जिसको नहीं पता है कि अर्थिंग क्या होता है उसे पता चल जाए। अर्थिंग, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाते हैं तो क्या होता है, उसके आउटर बॉडी में कुछ चार्जेस जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस एक्स्ट्रा चार्ज के द्वारा इंस्ट्रूमेंट के बाहरी भाग में थोड़ा बहुत करंट आने लगता है। तो अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ह्यूमन को या फिर किसी भी इंसान को करंट लगने के चांसेस होते हैं। तो इसी जो चार्जेस जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है उसे एक वायर की सहायता से अर्थ में ग्राउंड कर देते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है उस वायर की सहायता से ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। ये होता है हमारा अर्थिंग। तो क्या बोल रहा है, अर्थिंग को किसी भी मशीन में किसी भी पॉइंट के लिए अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। अर्थिंग कम से कम जो बड़े बड़े सब स्टेशन वगैरह है वहाँ पर एटलीस्ट 2 सेपरेट अर्थिंग होने ही चाहिए। ये उसका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये था कि अर्थिंग को हम लोग को एक सूटेबल अर्थिंग प्लेट की सहायता से, जिसका एक खुद का इम्पिडेंस हो, जिसका एक खुद का रेजिस्टेंस हो, उसकी सहायता से अर्थ करना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन लाइन जो ज़मीन के अंदर बिछे होते हैं ग्राउंड में, उन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। उसके बाद आता है अगला रूल, इन कंसेंट्रिक केबल सप्लाई लाइंस द एक्सटर्नल कंडक्टर शेल बी वन टू बी कनेक्टेड विथ अर्थ। जो कंसेंट्रिक केबल्स होते हैं, कंसेंट्रिक केबल्स क्या, ऐसे केबल जिसमें कई लेयर होंगे एक के ऊपर एक, तो उसमें से जो बाहरी लेयर होती है केबल की, उसे अर्थ से कनेक्टेड होना चाहिए। ये हो गया कंसेंट्रिक केबल के लिए अर्थिंग रूल। When the earthing leads and earthing connection are used only in earthing guards erected under high or extra high voltage lines while crossing telecommunication lines and railway lines etc. and provided with earth leakage relay, the resistance should not be exceed 25 ohms। अगर जो हमारा अर्थिंग गार्ड है वो किसी भी हाई वोल्टेज या फिर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन लाइन वहाँ से गुजर रही है तो क्या करना चाहिए, जो अर्थिंग है उसे 25, जो अर्थिंग प्लेट है उसे 25 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरी गार्ड वायर शैल बी कनेक्टेड विथ अर्थ एट ईच पॉइंट एट विच इट इज़ इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी इज़ ब्रोकन। कोई भी जो गार्ड होगा उसे अर्थिंग से प्रॉपर कनेक्ट करना चाहिए जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंटिन्यूटी है वो ख़त्म होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला जो टावर होता है, जैसे हम अपने घर के आसपास लोकल खंभे देखते हैं, अगर वो कोई एंडिंग है तो क्या होता है, उसे एक अर्थिंग वायर की, उसे एक तार की सहायता से होल्ड करके रखा जाता है और प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी ख़त्म होता है, मतलब वहाँ पर एक आखिरी छोर आता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देने का, तो वहाँ पर गार्ड वायर लगाया जाता है और उसे प्रॉपर अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। ऑल मेटल सपोर्ट्स एंड अदर मेटेलिक फिटिंग्स शुड बी प्रॉपरली अर्थ, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिक चार्ज जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उनमें करंट लगने का ज़्यादा चांसेस रहेगा, इसलिए उसे प्रॉपरली जो है उस मेटलिक फिटिंग को प्रॉपरली अर्थ करना चाहिए। मान लीजिए कि एक छोटे एग्जांपल के तौर पर देखें तो कूलर जो रहता है, कूलर का एक मेटल बॉडी का जो कूलर है उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस जल्दी फ्लो हो जाते हैं, उसमें करंट लगने का ज़्यादा चांस होगा अगर हम प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो। इसलिए कोई भी मेटालिक बॉडी या फिर मेटालिक सपोर्ट रहेगा उसको प्रॉपर अर्थिंग करना चाहिए। अर्थ वायर ऑन ओवरहेड लाइन शुड बी अर्थ ऑर्डिनरी एट 4 पॉइंट इन एवरी 1.609 किलोमीटर और इन 1 मील। जो ओवरहेड लाइन होती है हमारी, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिशन करते हैं टावर के द्वारा, तो उसमें क्या होना चाहिए, उन्हें हर 1.609 किलोमीटर या फिर 1 मील की दूरी पर सभी को प्रॉपर अर्थिंग करना चाहिए। इन केस ऑफ मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन,
the consumer will provide his own earthing system with an independent electrode in addition to the earth terminal provided by the supplier, thus providing the facility of double earthing. अगर मीडियम हाई या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का इंस्टॉलेशन कर रहा है कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर अपने खुद का एक अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। जो सप्लायर है वो भी एक अर्थ टर्मिनल प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर अर्थिंग की दोहरी व्यवस्था की जाती है ताकि डबल अर्थिंग किया जा सके और कोई भी होने वाले खतरे से बचा जा सके। सेफ्टी पर्पस से डबल अर्थिंग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे अर्थिंग के कुछ रूल्स। इसमें से सारे रूल इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, जो मैंने बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उन जो मैंने हाईलाइट करके बताए हैं ये सारे रूल्स को आप पढ़िए। आज के क्लास में हम कलर कोड और अर्थिंग से रिलेटेड रूल पढ़ चुके हैं। आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। अगले क्लास में मिलते हैं हम अगले रूल्स के साथ, जिसमें हम कुछ और अलग रूल्स देखेंगे, जैसे कि ओवरहेड लाइन के लिए, डेंजर बॉक्स के लिए, बहुत सारे और डिफरेंट रूल हैं जिन्हें हम अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।